अब आइए समझते हैं रिस्क एसोसिएटेड विद ईआरपी सिस्टम। देखिए, कोई बड़ी सी ईआरपी सिस्टम जब ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल होती है तो हमें ये एंश्योर करना होगा कि सही तरीके से सिक्योर है। देखिए, अगर ये सिक्योर नहीं है तो कोई भी बंदा जो अनऑथराइज्ड है वो हमारे सिस्टम में, हमारी ईआईएस में, हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में एंट्री कर सकता है विदाउट एनी प्रॉपर ऑथराइजेशन। वो डेटा को ऑल्टर कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है और रिपोर्ट को चेंज कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो गलत रिपोर्टिंग की वजह से हो सकता है कि मैनेजमेंट गलत डिसीजन ले ले। तो ऐसे रिस्क को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? द बेस्ट पार्ट इज हमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करना चाहिए। मतलब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज, कस्टमर, इन सभी की ड्यूटीज, उनके एक्सेस को सबसे पहले डिजाइन कर देंगे, डिफाइन कर देंगे और फिर उनके रोल के हिसाब से हम उनको देंगे आईडीएन पासवर्ड। तो एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये सब कुछ कैसे होता है, आइए समझते हैं। तो हमारे पास ये है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो कोई भी बंदा यहाँ पे किसी भी वाउचर में जाके किसी भी तरीके की एंट्री कर सकता है एंड नोबडी कैन डू एनीथिंग। नॉट ओनली टू दैट, जब तक यहाँ पे हम कुछ कंट्रोल नहीं डालते, कोई भी बंदा इस इंफॉर्मेशन में से कोई भी रिपोर्ट देख सकता है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन वो देख सकता है। तो इसे कैसे कंट्रोल करें, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले हमें सिक्योरिटी कंट्रोल के फीचर को यहाँ पे एनेबल करना होगा। जैसे ही हम उसको एनेबल करेंगे, सिस्टम विल आस्क अस टू टाइप आईडीएन पासवर्ड। तो फॉर द सेक ऑफ इजीली अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे एक सिंपल सा आईडीएन पासवर्ड डालेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर सीए, पासवर्ड सीए, रीटाइपिंग सीए। आफ्टर दैट get it accepted, reload the company। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे इस कंपनी को आईडीएन पासवर्ड लग चुका है। अब जब तक कोई बंदा करेक्ट पासवर्ड नहीं डालेगा, कंपनी ओपन नहीं होगी। लेट्स पुट नाउ द करेक्ट पासवर्ड और यहाँ पे नाउ द यूजर कैन चेक ऑल द रिपोर्ट्स एंड ऑल द डिटेल्स, ऑल द वाउचर्स एंड ऑल दैट। लेकिन यहाँ पे क्या हम मल्टीपल यूजर अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं? मतलब मान लीजिए कोई यहाँ पे एक सेल्स मैनेजर है और हमें ऐसा कुछ यहाँ पे सेट करना है कि सेल्स मैनेजर सिर्फ और सिर्फ सेल्स का ही डेटा यूज कर सके एंड परचेस मैनेजर सिर्फ और सिर्फ परचेस की एंट्री कर सके। क्या ऐसा कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं? आंसर इज ऑब्वियसली यस, लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल में जाना होगा। सिक्योरिटी कंट्रोल में जब जाएंगे तो हमारे पास ये तीन तरीके के ऑप्शन है, यूजर्स एंड पासवर्ड्स, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी एंड नेक्स्ट वन इज द पासवर्ड पॉलिसी। यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल क्रिएट करना होगा। तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के सिक्योरिटी लेवल्स हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेशन में। सबसे पहला है सेल्स मैनेजर एंड सेकंड इज परचेस मैनेजर। तो उन दोनों के एक्सेस राइट्स हमें सबसे पहले डिजाइन करने होंगे बिफोर वी गो फॉर उनके आईडीएन पासवर्ड्स। तो लेट्स गो टू दैट। तो go to types of security and type first of all sales manager। okay, अब उसमें एक्सेस में हम क्या क्या कर सकते हैं? इन द टाइप्स ऑफ एक्सेस वी हैव दीज मेनी ऑप्शंस। हम ऑल्टरेशन का पावर दे सकते हैं, क्रिएट का, क्रिएट एंड ऑल्टर, डिस्प्ले, डिस्प्ले एंड प्रिंट, फुल एक्सेस, प्रीव्यू एंड प्रिंट। अगर हम स्ट्रिक्ट तरीके का एक्सेस राइट डिजाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डिस अलाउ करेंगे फुल एक्सेस। फुल एक्सेस टू व्हाट? ऑल द वाउचर्स। मतलब यहाँ पे यूजर कोई भी वाउचर एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ उतना ही देख पाएगा जितना हम अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे फुल एक्सेस टू सेल्स, हम इतना ही सेल्स मैनेजर को देना चाहते हैं। आफ्टर सेल्स मैनेजर लेट्स गो विद द अनदर एंड दैट इज परचेस मैनेजर। सेम वे परचेस मैनेजर में डिसअलाउ फुल एक्सेस टू ऑल द वाउचर्स। एक बार वो हो जाए उसके बाद सिर्फ और सिर्फ परचेस के वाउचर को ही यहाँ पे अलाउ देना है। So as you can see now we have two types of security levels, sales manager and the purchase manager। अब हम इन दोनों टाइप ऑफ सिक्योरिटीज का यूज करके आईडी पासवर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू यूजर्स एंड पासवर्ड्स। हम सबसे पहले सेल्स मैनेजर का आईडी क्रिएट करेंगे। मान लीजिए उस सेल्स मैनेजर का नाम है यहाँ पे मिस्टर चिराग। ओके, ये हमारा सेल्स मैनेजर है, उसको वो पावर दिया गया है
और उसका पासवर्ड होगा 1 2 3। ओके, पासवर्ड हम कॉमन रखेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम परचेस मैनेजर की एंट्री करेंगे यहाँ पे, और परचेस मैनेजर का नाम हम रखते हैं यहाँ पे अखानी। ओके, और पासवर्ड रहेगा एज यूजुअल 1 2 3। सो वी हैव दिस 2 टाइप्स ऑफ पासवर्ड्स। अब कंपनी को हम क्लोज कर देंगे एंड वी विल ट्राई टू रीओपन। जैसे अभी हम हमारे कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए जाते हैं, वी हैव द पासवर्ड। अगर हम एडमिन का पासवर्ड डालेंगे like this, CA, so here the user can access everything, all the vouchers as you can see here. But instead of this, अगर हम सेल्स मैनेजर का आईडी एंड पासवर्ड डालें जो था चिराग और उसका पासवर्ड था 1 2 3, so now you can see here सारे के सारे रिपोर्ट्स हाइड हो चुके हैं। नो बैलेंस शीट, नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नो अदर रिपोर्ट्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट इवन वाउचर्स, तो वाउचर्स में सिर्फ और सिर्फ सेल्स का वाउचर दिखेगा, बाकी यहाँ पे कोई अदर वाउचर्स नहीं है, ना कॉन्ट्रा, ना पेमेंट, ना रिसिप्ट, कुछ भी हम यहाँ पे एनेबल नहीं कर सकते, सब कुछ डिसेबल हो चुका है। नॉट ओनली टू दैट, यहाँ पे सेल्स मैनेजर लेजर्स तक क्रिएट नहीं कर सकता, मतलब हम यहाँ तक की सिक्योरिटी डाल सकते हैं कि कोई बंदा सबसे पहले लेजर्स को क्रिएट करेगा और उस क्रिएट किए लेजर को यहाँ पे सेल्स मैनेजर यूज कर सकता है, मतलब खुद अपने आप से भी लेजर क्रिएट नहीं कर पाएगा। नॉट ओनली टू दैट, कोई रिपोर्ट्स भी यहाँ पे नहीं देख पाएगा। आइए देख लेते हैं कि अब परचेस मैनेजर क्या क्या एक्सेस कर सकता है। सो अगेन गो टू द कंपनी। अब परचेस मैनेजर का हम यहाँ पे आईडी डालेंगे जो हमने रखा था अखानी एंड सेम पासवर्ड 1 2 3। Okay, now you can see here again the same disabled everything. Go to accounting vouchers and here the user can access only purchase voucher, no sales, no contra, no payment, no receipt, कुछ भी यहाँ पे वो access नहीं कर पाएगा। But जब हम इसे admin password के साथ login करते हैं, so again ये the main user can access everything। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपनी को किसी भी ERP सिस्टम में एक्सेस राइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल को पढ़ने के बाद आइए समझते हैं कुछ इस एक्सेस कंट्रोल से जुड़े हुए क्वेश्चंस। फर्स्ट सबसे पहला है, इन एन ERP एनवायरनमेंट व्हाट आर द 2 मेजर रिस्क आर फेस्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करें ERP एनवायरनमेंट की, तो डेटा रिलेटेड, इंफॉर्मेशन रिलेटेड कौन से ऐसे 2 मेजर रिस्क है। तो सबसे पहला यहाँ पे है लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सेकेंड इज पुटिंग इनकरेक्ट data. Next question is, what are the data risks in ERP environment? So basically we have these 2 types of data risk. The first is physical safety of data and second is electronic safety of data. अगर हम बात करें physical safety of data में, तो वहाँ पे क्या क्या रिस्क हो सकता है। सबसे पहला रिस्क ऑफ टोटल लॉस ऑफ डेटा। देखिए जब हम बात करें फिजिकल सेफ्टी, तो जो भी प्रिंट आउट हमने निकाले हैं, जो भी हमने बुक्स बनाई हैं, हो सकता है कि उसका टोटल लॉस हो जाए, वो फायर से डैमेज हो जाए, कोई उसको थेफ्ट कर ले एटसेट्रा। एंड सेकंड इज रिस्क ऑफ पार्शियल लॉस ऑफ डेटा। इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी ऑफ डेटा में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला है रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड चेंजेस इन डेटा। तो अगर सही तरीके से आईडी पासवर्ड वहां पे नहीं लगाए तो कोई भी बंदा हमारे एंटर किए गए डेटा को चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ पार्शियल और कंप्लीट डिलीशन ऑफ डेटा, then risk of leakage of information, the last one is risk of incorrect input of data, जो ऑलरेडी हमने 2 मेजर रिस्क में उसको पढ़ लिया था। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain about the risk associated and control required in ERP environment। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे ERP में रिस्क कई सारे लेवल पे हो सकता है, जैसे कि क्या, एक्सेस की बात करें वहां पे रिस्क हो सकता है, डेटा के सेफ्टी में भी रिस्क हो सकता है। नॉट ओनली टू दैट, कई सारी प्रोसेसेस अगर चेंजेस हो जाती है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। स्टाफ का टर्नओवर अगर ज्यादा है तो वो भी वहां पे रिस्क क्रिएट करता है। एंड अगर काम करते करते सिस्टम फेल हो जाता है तो भी वहां पे रिस्क क्रिएट हो सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ the risk associated to all these aspects and what can be the possible control required। So सबसे पहला aspect है यहाँ पे access of data। So data is stored centrally and all the departments access the central data। तो यही तो भाई ERP की बात है कि सारा data centrally से होता है। This creates a possibility of access to non-relevant data। तो हो सकता है कि कोई यूजर कुछ ऐसे डेटा को वहां पे एक्सेस करे जो उसके लिए जरूरी ना हो।
अब जरा सोचिए कि क्लर्क लेवल का बंदा टॉप लेवल की बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्यों एक्सेस कर पाएगा, ये जरूरी नहीं। तो उसके सामने हमें कंट्रोल का क्या मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। Here, the access rights need to be defined very carefully. Access to be given on need to know basis and need to do basis only. मतलब लोगों को सिर्फ उतना ही इंफॉर्मेशन का एक्सेस दिया जाए जितना उनको जानने की जरूरत है, जितना उनको यूज करने की जरूरत है, उससे ज्यादा उनको एक्सेस नहीं दिया जाएगा। Next aspect is data safety. As there is only one set of data, if that data is lost, whole business may come to stand still. तो इस रिस्क के सामने हमारा कंट्रोल क्या रहेगा। बैकअप अरेंजमेंट नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑल्सो स्ट्रिक्ट फिजिकल कंट्रोल इज नीडेड फॉर डेटा। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ ऑपरेशन। देखिए यहाँ पर रिस्क क्या हो सकता है। एज द डेटा इज मेंटेन्ड सेंट्रली, gradually the data size becomes more and more and it may reduce the speed of operation. ये तो सही है, जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा उतना ही हमारा प्रोसेसिंग पावर, हमारा स्पीड ऑफ ऑपरेशन रिड्यूस होता जाएगा। तो इस प्रॉब्लम के सामने हमारा कंट्रोल क्या हो सकता है। This can be controlled by removing redundant data using technique like data warehousing and updating hardware on a continuous basis. देखिए अगर हमारा डेटा बढ़ जाता है, हमारी हार्ड डिस्क की स्पेस कम होती जाती है, तो हम हमारी प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाएंगे, हम नए नए हार्डवेयर खरीदेंगे। नॉट ओनली टू दैट, अगर कोई वहां पे डुप्लीकेट डेटा है तो ऐसे डुप्लीकेट डेटा को हम एलिमिनेट करेंगे एंड स्पीड को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट इज चेंज इन द प्रोसेस। As the overall system is integrated, a small change in process for one department may require a lot of efforts and money. इसका मतलब क्या हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन की 500 ब्रांचेस हैं एंड सडनली गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि हमने यहाँ पे जीएसटी रेट में चेंज कर दिया है, तो अगर जीएसटी के रेट में चेंज हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ एक ब्रांच नहीं, लेकिन वो 500 ब्रांचेस की सारी सिस्टम्स अपडेट होनी चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम काउंटर करेंगे। All the processes must be documented carefully in the beginning of the implementation itself so as to avoid any discomfort in future. Next problem with the ERP is staff turnover. As the overall system is integrated and connected with each other department, it becomes complicated and difficult to understand. In case of staff turnover, it becomes increasingly difficult to maintain the system. तो भाई स्टाफ टर्नओवर के रिस्क के सामने हमारी क्या कंट्रोल हो सकती है। दिस कैन बी कंट्रोल्ड एंड मिनिमाइज्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर स्टाफ ट्रेनिंग सिस्टम, हैविंग हेल्प मैनुअल्स एंड हैविंग बैकअप प्लान्स फॉर स्टाफ टर्नओवर। नेक्स्ट इज सिस्टम फेल्योर। As everybody is connected to a single system and central database, in case of failure of system, the whole business may come to stand still, may get affected badly. तो इस प्रॉब्लम के सामने हमारा रिस्क क्या हो सकता है। This can be controlled and minimized by having proper and updated backup of data as well as alternate hardware and internet arrangements. In the case of failure of primary system, secondary system may be used. तो दोस्तों ये थे कई सारे एस्पेक्ट ऑफ रिस्क रिलेटेड विद ईआरपी, और हमने ये भी देखा कि ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इन ईआरपी सिस्टम, जिसको हम RBACB कहते हैं। बेसिकली अगर हम एक्सेस कंट्रोल के टाइप्स की बात करें, देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स। द फर्स्ट इज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल एंड सेकंड इज रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को अब भी हमने प्रैक्टिकली समझा। वहां पे हम रोल क्रिएट करते हैं और उस रोल के हिसाब से उनको एक्सेस कंट्रोल देते हैं। जैसे कि हमने देखा कि सेल्स मैनेजर का रोल क्रिएट किया गया और उनको सिर्फ उतना ही एक्सेस दिया गया जो सेल्स के वाउचर से जुड़ा हुआ हो, और सेम वे परचेस मैनेजर को हमने सिर्फ परचेस का ही एक्सेस दिया, वो और कुछ एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रूल बेस्ड क्या होता है। देखिए रूल बेस्ड में सबको एक तरीके का ही एक्सेस मिलेगा, लेकिन कुछ रूल के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इंटरनेट एक्सेस की, और अगर कंपनी में ये पॉलिसी है कि इंटरनेट एक्सेस सुबह 10 बजे से शुरू होके शाम के 5 बजे तक ही एक्सेस मिलेगा, तो यहाँ पे सभी को इक्वली इंटरनेट एक्सेस मिलेगा, लेकिन रूल ये है ओनली फ्रॉम दैट टाइम टू दिस टाइम। सो बेसिकली इन कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, role-based access control is an approach to restricting system access to authorized users. Within an organization, roles are created for various job functions. The permissions to perform certain operations are assigned to the specific roles. Members of staff are assigned particular roles, and through those roles, assignments acquire the permissions needed to perform particular system functions.
since users are not assigned permissions directly but only acquire them through their role. Management of individual user rights becomes a matter of simply assigning appropriate role to the user's account. This simplifies common operations such as adding a user or changing a user's department. अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट व्हाट आर द प्राइमरी रूल्स एज आर डिफाइंड फॉर द रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. तो बेसिकली यहाँ पे तीन तरीके के रूल्स होते हैं इन RBAC. द फर्स्ट वन इज द रोल असाइनमेंट, सेकेंड इज रोल ऑथराइजेशन एंड द थर्ड वन इज परमिशन ऑथराइजेशन. रोल असाइनमेंट हमने देखा कि सबसे पहले हम रोल को क्रिएट करेंगे, फिर पर्टिकुलर यूजर को आईडी पासवर्ड करके उसको रोल असाइन करेंगे. आफ्टर दैट रोल ऑथराइजेशन. रोल ऑथराइजेशन में हम उनको ये प्रिविलेज देते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर यूजर इस सिस्टम में कितना एक्सेस ले पाएगा. परमिशन ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि काम करते टाइम पे अगर मान लीजिए उनको कुछ एडिशनल फीचर्स को एक्सेस करना है, then here the user can raise the permission request to the about top level management and the IT department, and if the request found feasible, the top level management उनको कुछ एडिशनल फीचर भी दे सकता है. So the next question is the types of access while assigning access to different users. तो प्रैक्टिकल में हमने ये देखा कि जब हम किसी यूजर को कोई एक्सेस असाइन करते हैं तो कितने टाइप्स के एक्सेस हम उसको दे सकते हैं. तो बेसिकली हम उनको दे सकते हैं क्रिएशन का एक्सेस, या कुछ ऑल्टर करने की पावर, या कुछ व्यू करने का एक्सेस राइट, या कुछ प्रिंट करने का, उसके साथ कुछ डिस्प्ले करने का, ये सब कुछ हम उसको दे सकते हैं. नेक्स्ट इज दैट what are the labels for this types of access. तो बेसिकली हम तीन लेवल पे उनको पावर दे सकते हैं. सबसे पहला मास्टर लेवल, दूसरा है ट्रांजैक्शन एंड द थर्ड वन इज रिपोर्ट लेवल. मतलब हम किसी यूजर को मास्टर क्रिएट, उसको ऑल्टर, उसको व्यू या प्रिंट करने का पावर दे सकते हैं. सेम वे किसी यूजर को हम ट्रांजैक्शन क्रिएट, ऑल्टर, व्यू या प्रिंट करने का राइट दे सकते हैं, या किसी यूजर को हम रिपोर्ट्स, ऑल्टर, व्यू, प्रिंट या क्रिएट करने का राइट दे सकते हैं. तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि एज फार एज द टाइप्स ऑफ एक्सेस राइट्स आर कंसर्न्ड, ये कितने लेवल पे होगा, तो बेसिकली लेवल्स आर 3: मास्टर, ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज ERP ऑडिट. देखिए कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये क्या है. ऑलरेडी ERP ऑडिट का कॉन्सेप्ट हमने ऑडिट के टॉपिक में डिटेल में पढ़ा. ये कुछ नहीं है, बस ये वही इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है. मतलब कई सारे कंट्रोल्स का ऑडिट करना, कई सारे सिस्टम की प्रोग्रामिंग्स का ऑडिट करना, और यही चीज है. बेसिकली व्हाट आर द ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स इन केस ऑफ एनी ERP सिस्टम. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. तो एज फार एज द एस्पेक्ट्स आर कंसर्न्ड, हम एस्पेक्ट्स को यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ऑडिटर को इन दोनों चीजों को डिटेल में ऑडिट करना होगा. सबसे पहला है ऑडिटिंग ऑफ डेटा. जब हम बात करते हैं ऑडिटिंग ऑफ डेटा, तो वहां पे हमें दो चीजें चेक करनी होती है. सबसे पहला है फिजिकल सेफ्टी एंड सेकंड इज एक्सेस कंट्रोल. Second is auditing of processes. As far as the auditing of processes are concerned, it is further got categorized into the two parts. The first one is functional audit. मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने भी प्रोसेसेस है, चाहे वो परचेस हो, चाहे वो सेल्स हो, प्रोडक्शन हो, उन हर एक प्रोसेस का डिटेल में ऑडिट करना. एंड नेक्स्ट इज इनपुट वैलिडेशंस. इनपुट वैलिडेशंस हमने कंट्रोल के चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है. तो बेसिकली देयर आर टू एस्पेक्ट्स इन ERP ऑडिटिंग. द फर्स्ट वन इज ऑडिटिंग ऑफ डेटा एंड सेकंड इज ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस. ऑडिटिंग ऑफ डेटा में हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है, फिजिकल सेफ्टी एंड एक्सेस कंट्रोल. एंड ऑडिटिंग ऑफ प्रोसेसेस में हमें ध्यान में रखना है फंक्शनल ऑडिट एंड इनपुट वैलिडेशंस. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ERP मॉड्यूल्स. देखिए मार्केट में कई सारे ERP सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है और उन सभी के अपने अपने खुद के फीचर्स एंड मॉड्यूल्स हो सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें स्टैंडर्ड SAP की, तो SAP में कुछ स्टैंडर्डाइज्ड मॉड्यूल्स है. और ऐसे ERP मॉड्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड देम. देखिए ऐसे मॉड्यूल्स में हो सकता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग मॉड्यूल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोडक्शन प्लानिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, quality management, plant and maintenance, project system, supply chain, customer relationship management. ये सारे के सारे की ERP मॉड्यूल्स है. जनरली SAP नाम के सॉफ्टवेयर में हम ये सारे मॉड्यूल्स देखेंगे. एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न्ड,
हमें क्या लिखना है, इन सारे के सारे मॉड्यूल्स के फंक्शंस क्या होंगे और इनके फीचर्स क्या है, मतलब इसमें कैसे कैसी फैसिलिटीज होगी, ये हमें एग्जाम में लिखना है। तो ईआरपी मॉड्यूल में सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल। So this module is the most important module of the overall ERP system, and it connects all the modules to each other. Every module is somehow connected with module. There are some key features like tracking the flow of financial data across the organization in a controlled manner and integrating all the information for effective strategic decision making. Next is creation of organizational structure, defining company codes, business areas, functional areas, credit control, assignment of the company codes to credit controls. मतलब इस मॉड्यूल से हम इतने सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं, कंपनी को डिफाइन कर सकते हैं, कई सारे कंपनी के कोड्स बना सकते हैं, बिजनेस एरियाज के मास्टर्स बना सकते हैं, फंक्शनल एरिया तक का भी यहाँ पे हम चीज क्रिएट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे ब्रांचेस हैं, कई सारे लोकेशंस पे, तो हम कंट्री वाइज वहां पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, नॉट ओनली टू दैट स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और भैया यहाँ तक कि एरिया वाइज भी हम स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स। मतलब यहाँ पे अगर हम चाहे तो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए भी कई सारे फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जनरल लेजर अकाउंटिंग, उसके बाद है अकाउंट पेएबल्स एंड अकाउंट रिसीवेबल्स अकाउंटिंग, then asset accounting, and the last one is integration with sales and distribution and material management modules. तो फिनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल्स के बाद अब आइए पढ़ते हैं कंट्रोल मॉड्यूल्स के बारे में। दोस्तों कंट्रोल मॉड्यूल को यहाँ पे एक और नाम से भी जाना जाता है और वो है कॉस्ट अकाउंटिंग मॉड्यूल। देखिए जब हम कंट्रोलिंग मॉड्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ज्यादातर कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। मतलब जो सारे फीचर्स हम कॉस्टिंग में देखते हैं वो सारे के सारे फीचर हमें ये मॉड्यूल प्रोवाइड करता है। बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट द टू important elements of the controlling module, then these two are the cost elements and second is revenue elements. What are the key features of this module? Let's understand. The first is cost element accounting. मतलब यहाँ पे हमें cost accounting में जो भी चाहिए, cost sheet, raw material, labor, उन सभी चीजों का calculation हमें इस module से मिल सकता है। Then cost center accounting. Cost center क्या होता है ये हमने डिटेल में पढ़ा। Then activity based accounting, internal orders, then product cost controlling, profitability analysis and profit center accounting जैसे फीचर्स हमें कंट्रोलिंग मॉड्यूल में से मिलेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मॉड्यूल्स के बाद अब आइए समझते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। It is one of the most important modules. It has a high level of integration complexity. इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉड्यूल का इंटीग्रेशन दूसरे कई सारे ERP मॉड्यूल के साथ होता है। कई सारे ERP मॉड्यूल्स इस मॉड्यूल से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। Sales and distribution is used by organization to support sales and distribution activities of products and services, starting from inquiry to order and then ending with delivery. Sales and distribution can monitor a plethora of activities that take place in an organization, such as product inquiries, quotations, placing order, pricing, scheduling deliveries, picking, packing, goods issue, shipment of products to customers, delivery of products and billings. In all these processes, multiple modules are involved, such as finance and accounting, then controlling, material management, production planning, logistic execution, etc. What are the key features of sales and distribution modules? Let's discuss. The first is setting up organization structure, then assigning organizational units. Next is defining pricing components, then setting up sales document types like bills, tax related components. And the last one is setting up customer master data records and configuration. अब आइए समझते हैं पीपी मॉड्यूल्स के बारे में। पीपी का मतलब होता है प्रोडक्शन प्लानिंग। It is another important module that includes software designed specifically for production planning and management. This module also consists of master data, system configuration, and transactions to accomplish plan procedure for production. So basically ये जो module है वो production manufacturing unit के लिए है। मशीन से जुड़ा हुआ डेटा, लेबर से जुड़ा हुआ डेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, प्रोडक्शन, पैकिंग, उनसे जुड़े हुए कई सारे लेजर्स, इन सभी चीजों का मेंटेनेंस इस मॉड्यूल में किया जा सकता है।
Production planning module collaborates with master data, sales and operations planning, distribution resources planning, production planning, material requirements planning, capacity planning, product cost planning and so on. तो basically इनके features में होता है master data, then sales and operations planning, then distribution resource planning, then production planning, then material requirements planning जिसको हम MRP भी कहते हैं, next is capacity planning and the last one is product cost planning. PP मॉड्यूल के बाद अब आइए समझते हैं MM मॉड्यूल, मतलब मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। देखिए, अगर हम बात करें किसी बड़े से ऑर्गेनाइजेशन की, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो मटेरियल को मैनेज करना बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या हो अगर बड़ा सा ऑर्डर मिला लेकिन हमारे गोडाउन में रॉ मटेरियल ही नहीं है? तो दोस्तों, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल हमें हेल्प करता है इस मटेरियल को मैनेज करने के लिए, कब ऑर्डर देना है, कब ऑर्डर प्लेस करना है, कब हमें रॉ मटेरियल को मशीन में मूव करना है, ये सारी डिटेल्स एंड नोटिफिकेशन इस मॉड्यूल से मिलते हैं। सो बेसिकली मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, एज द टर्म सजेस्ट, मैनेजेस मटेरियल्स रिक्वायर्ड, प्रोसेस्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन एंटरप्राइजेस। मतलब ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स को मैनेज करता है। Different types of procurement processes are managed with this system. Some of the popular subcomponents in material management module are vendor master data, consumption-based planning, purchasing, inventory management, invoice verification, and so on. Material management also deals with the movement of materials via other modules like logistics, supply chain management, sales and delivery, warehouse management, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग एटसेट्रा। अब आइए पढ़ते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल के बारे में। देखिए, इस मॉड्यूल को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। अगर हम बात करें कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्वालिटेटिव फोन कौन सा है, तो हम में से कई ज्यादा लोग कहेंगे कि वो है आईफोन, एप्पल का आईफोन। लेकिन एप्पल का आईफोन इतना स्ट्रांग कैसे, इतना क्वालिटेटिव कैसे है? दूसरे अगर फोन को हम कंपेयर करें तो इसकी लाइफ ज्यादा ड्यूरेबल क्यों है? आइए समझते हैं। देखिए, एप्पल के पास क्वालिटी को मैनेज करने के लिए एक खास स्ट्रेटेजी है, खास पॉलिसी है। ऐसी कंपनियां क्या करती है कि सबसे पहले एक टारगेट सेट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। वो कहते हैं कि भाई ये जो फोन है वो इतनी हीट में मेल्ट नहीं होना चाहिए। ये जो फोन है अगर हम इतने फ्लोर से उसको फेंके फिर भी वो टूटना नहीं चाहिए। अरे यहाँ तक कि कुछ अगर हम बात करें कि बुलेट प्रूफ फोन हम बनाएंगे, जहाँ पे अगर बुलेट भी अगर हम उसको मारे तो भी फोन की स्क्रीन नहीं टूटनी चाहिए। तो ऐसे पहले वो कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वो प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब बारी आती है उसकी क्वालिटी को चेक करने की। अब ये जो भी टारगेट्स उन्होंने सेट किए हैं, चाहे वो टेम्परेचर की बात हो, चाहे वो कंटिन्यूस ऑपरेशन की बात हो, चाहे वो किसी लंबी सी या बड़ी सी बिल्डिंग से उसको थ्रो करने की बात है, इन सारे के सारे बने हुए प्रोडक्ट को वो ट्रायल करते हैं, उसे टेम्परेचर में तपाते हैं और देखते हैं कि कब कौन से टेम्परेचर पे फोन मेल्ट होना शुरू हो जाता है। उसको कंटिन्यूसली रन करवाते हैं और देखते हैं कि कब उसके पार्ट्स वहां पे डैमेज होना शुरू होते हैं। उसको थ्रो करते हैं, पानी में फेंकते हैं और देखते हैं कि कब पानी उसमें घुस के फोन को डैमेज करता है। और ये जो भी टेस्ट वो लोग करते हैं, उन सभी के सभी टेस्ट को फिर उस सॉफ्टवेयर में बतौर रिजल्ट, टेस्ट रिजल्ट्स फीडअप किया जाता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर होगा वो क्या करेगा, जो भी टारगेट्स उन्होंने सेट किए हैं, टेम्परेचर की बात करें तो उन्होंने सेल्सियस या फ़ारेनहीट में टेम्परेचर डाला होगा। अगर हम बात करें पानी की तो पानी में भी उन्होंने कुछ मेजरमेंट्स डाले होंगे। जो भी टेस्ट रिजल्ट आए हैं उन रिजल्ट को टारगेटेड सेट डेटा से कंपेयर किया जाएगा और अगर कुछ डेविएशंस आते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट करके मैनेजमेंट को देगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो फोन को मंजूरी मिल जाएगी, प्रोडक्ट को अप्रूवल मिलेगी और उसका प्रोडक्शन किया जाएगा। लेकिन बाय चांस अगर वो नेगेटिव रिजल्ट है तो दोबारा क्वालिटी पे काम किया जाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, मतलब पहले टारगेट को सेट करना कि हमें ऐसी ऐसी क्वालिटी चाहिए, उसके बाद टेस्ट करो आप अपने प्रोडक्ट को और जो भी रिजल्ट आते हैं उसे सॉफ्टवेयर में डालो और जो डिफरेंस रिपोर्ट है वही तो है मेन फीचर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ईआरपी हमें ऐसे ही क्वालिटी को मेजर करने का फीचर देती है। तो बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी इन प्रोडक्शंस अक्रॉस प्रोसेसेस in an organization.
This module helps an organization to accelerate their business by adopting a structured and functional way of managing quality in different processes. देखिए यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया था वो प्रोडक्ट का दिया था, लेकिन अगर हम किसी प्रोसेस की बात करें, बिजनेस में वैसे कई सारी प्रोसेसेस होती है, क्या वो प्रोसेस क्वालिटेटिव है या नहीं, अगर ये चेक करना है तो उसके लिए भी हम इस क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। और वहां पे हमें फीड करना होगा टारगेटेड डेटा एंड देन टेस्ट करके हमको डालना होगा रिजल्ट डेटा। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेगा। क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल कोलैबोरेट्स इन प्रोक्यूरमेंट एंड सेल्स, प्रोडक्शन, प्लानिंग, inspection, notification, control, audit, management, and so on. Some of the basic modules and features are quality planning, then quality control, quality assurance, quality improvement. Now next question is, how does this module manages the quality? What's the process? So let's understand now the quality management process. It includes the following steps. The first is master data and standards are set फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो अभी हमने आपको समझा कि सबसे पहले कुछ टारगेट्स वहां पे सेट किए जाएंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स वहां पे सेट किए जाएंगे, देन सेट क्वालिटी टारगेट्स टू बी मेट। आफ्टर दैट क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान इज प्रिपेयर्ड, मतलब जो भी टारगेट्स हमने सेट किए हैं उसको अचीव करने के लिए कौन से टेस्ट हमको लेने हैं वो भी यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। देन डिफाइन हाउ दोस क्वालिटी टारगेट्स विल बी मेजर्ड, टेक द एक्शंस नीडेड टू मेजर क्वालिटी, identify quality issues and improvements and changes to be made. In case of any change is needed in the product, change requests are sent, report on the overall level of quality achieved, and the last one is quality is checked at multiple points. मतलब ये हुआ कि एक बार अगर क्वालिटी हमने शुरू कर दी चेक करना और मान लीजिए अगर पॉजिटिव रिजल्ट भी आया है तो आगे के लिए हमें क्वालिटी का इंस्पेक्शन रोकना नहीं है। We have to keep on checking the quality again and again. नेक्स्ट इज प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल। क्या होता है समझते हैं। देखिए अगर हमारे पास कोई व्हीकल है और उस व्हीकल की हमने कोई सर्विस नहीं करवाई, अगर कोई मेंटेनेंस नहीं करवाई तो क्या होगा, तो कुछ टाइम के बाद उस व्हीकल की लाइफ खत्म हो जाएगी, मतलब वो उतना ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा जितना वो हो सकता था। मतलब ये है दोस्तों कि अगर हमारे पास कोई मशीन है, कोई व्हीकल है, तो टाइम टू टाइम हमें उसको सर्विस करवाना पड़ेगा, हमें उसको मेंटेन रखना होगा। उसी तरीके से जब हम बात करें किसी फैक्ट्री की, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, तो उसमें कई सारे मशीन्स होते हैं जो लगातार 24/7 चलते रहते हैं और टाइम टू टाइम हमें उन मशीन्स को मेंटेन करना होगा, उनको सर्विस देनी पड़ेगी। लेकिन हाउ टू डिसाइड कि सर्विस कब देनी है, कौन से टाइम पे देनी है, तो दोस्तों ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड रखने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं ईआरपी में, उससे ही हम कहते हैं प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल। प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल हमें टाइम टू टाइम रिमाइंडर्स देते हैं कि पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द मशीन उसने अपने पूरे साइकिल्स खत्म कर दिए, नाउ दिस इज द टाइम फॉर रिपेयर और रिप्लेसमेंट। मशीन के कौन से हिस्से में लुब्रिकेंट्स चाहिए, ग्रीस चाहिए, कब नट बोल्ट्स एंड स्क्रूज को टाइट करना है, ये सब कुछ हमें सॉफ्टवेयर बताएगा। सॉफ्टवेयर कैसे बताएगा, उस सॉफ्टवेयर पे सबसे पहले हमें मशीन का डेटा डालना होगा। जैसे कि अगर एक मोटर अपने बेल्ट से मोर देन 1 मिलियन टाइम अगर घूमता है तो उसको रिपेयर करना जरूरी है, उसको मेंटेन करना जरूरी है। तो मशीन सेंसर्स थ्रू उस साइकिल को काउंट करेगा और जैसे सॉफ्टवेयर में वो पर्टिकुलर साइकिल्स, बेल्ट के साइकिल्स, मोटर्स के साइकिल्स उस सेट किए हुए नंबर तक पहुंचते हैं तो सॉफ्टवेयर में नोटिफिकेशन आएगा कि नाउ दिस इज द टाइम टू चेंज और रिपेयर और लुब्रिकेंट the machine component. So basically plant maintenance module is a functional module which handles the maintaining of equipment and enables efficient planning of production and generation schedules. These application component provides us a comprehensive software solution for all maintenance activities that are performed within a company. It supports cost-efficient maintenance methods such as risk-based maintenance or preventive maintenance and provides comprehensive outage planning and powerful work order management. एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है that what are the objectives of plant maintenance module? So there are basically 3 objectives. The first one is to achieve minimum breakdown and to keep the plant in good working condition at the lowest possible cost.
मतलब ये हुआ दोस्तों कि जरा इमेजिन कीजिए, हमारे पास एक मशीन है और मशीन टूट गया। हमारे पास करोड़ों का ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है कंप्लीट करने को, लेकिन मशीन टूट गया। तो जब तक वो रिपेयर नहीं होगा हमारा काम कंटिन्यू नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमारे पास सर्विस प्लान है तो हम मशीन को ब्रेक डाउन होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज to keep machines and other facilities in a condition that permits them to be used at their optimum capacity without any interruption or hindrance। मतलब ये हुआ कि अगर टाइम टू टाइम हम हमारे मशीन को मेंटेन करते रहते हैं तो वो हमें ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमम बेनिफिट्स देगा, ऑप्टिमम कैपेसिटी से वो फंक्शन करेगा, और दूसरी बात हमारी मशीन की लाइफ भी वहां पे बढ़ेगी। नेक्स्ट इज टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन्स, buildings and services required by other sections of the factory for the performance of their functions at optimum return on investment, whether this investment be in material, machinery or personnel। Now question comes, plant and maintenance module हमें कैसे कैसे reports देते हैं? तो basically it provides the reports like status of service types for piece of equipment, maintenance messages, the frequency of occurrence for selected service types and all equipment transactions। Next is project systems module। अब सबसे पहले प्रोजेक्ट सिस्टम्स क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करें किसी बड़े से ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की तो उसमें कई सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि किसी को कोई टेंडर मिल गया, एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो हमें उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग करना होगा, और उस प्लानिंग में कई सारे सब कंपोनेंट्स आते हैं, कई सारे फेजेस आते हैं। वहां पे टाइमिंग आता है कि कौन सा फेज कब पूरा होना चाहिए, कब कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितने लोग चाहिए, और एवरी डे पे कितना परफॉर्मेंस देना होगा। इस हर एक चीज का डिटेल में प्लानिंग करना होगा। नॉट ओनली टू दैट, प्लानिंग करने के बाद हमें उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना होगा, और लास्ट में एक्चुअल परफॉर्मेंस को सेट किए हुए प्लानिंग के साथ मैच करके डिफरेंस को ढूंढना होगा। और अगर ये डिफरेंस नेगेटिव है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को कुछ एक्शंस लेने होंगे ताकि ये प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो सके। दोस्तों, ये एक प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए कई सारी एक्टिविटीज लगेगी। सेट करने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, उसको कंपेयर करके डेविएशंस निकालना, ये मैन्युअली काफी हेक्टिक जॉब है। क्या होगा, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो हमें हेल्प करे, हम वहीं पे ये सारा का सारा एस्टिमेशंस, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजीज वहां पे फीड कर दे, और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को सॉफ्टवेयर में ही डाल दे, और फिर वो कंपेयर करके हमको रिपोर्ट दे कि आर वी इन पॉजिटिव सिचुएशन और नेगेटिव। दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर हमें ऐसे फीचर्स देते हैं ईआरपी में, उससे ही तो हम कहते हैं project systems module। So basically this is an integrated project management tool used for planning and managing projects and portfolio management। It has several tools that enable project management process such as cost and planning, budget, scheduling, requisitioning of materials and services, execution until the project completion। Project system is closely integrated with other ERP modules like logistics, material management, sales and distribution, plant maintenance and production planning module, etc. Before a project is initiated, it is required that project goal is clearly defined and the activities be structured। मतलब प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें क्या अचीव करना है, उसका प्लानिंग पहले से ही वेल डिफाइंड होना चाहिए। द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज अ टास्क टू एंश्योर that these projects are executed within budget and time to ensure that resources are allocated to the project as per the requirement। तो बेसिकली कौन से स्टेप्स आएंगे? सबसे पहले create templates, then create project in project management modules, after that go for project planning, then budgeting and release, then project implementation, and the last phase is project completion। तो क्रिएशन से लेके कंप्लीशन तक का हर एक ट्रैक रिकॉर्ड हमारा ये मॉड्यूल रखता है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट सिस्टम्स मॉड्यूल। अब सबसे पहले प्रोजेक्ट सिस्टम्स क्या होता है? देखिए, अगर हम बात करें किसी बड़े से ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की तो उसमें कई सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि किसी को कोई टेंडर मिल गया, एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट आ गया, तो हमें उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग करना होगा, और उस प्लानिंग में कई सारे सब कंपोनेंट्स आते हैं, कई सारे फेजेस आते हैं।
वहां पे टाइमिंग आता है कि कौन सा फेज कब पूरा होना चाहिए, कब उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितने लोग चाहिए और एवरी डे पे कितना परफॉर्मेंस देना होगा। इस हर एक चीज का डिटेल में प्लानिंग करना होगा। नॉट ओनली टू दैट, प्लानिंग करने के बाद हमें उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना होगा और लास्ट में एक्चुअल परफॉर्मेंस को सेट किए हुए प्लानिंग के साथ मैच करके डिफरेंस को ढूंढना होगा। और अगर ये डिफरेंस नेगेटिव है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को कुछ एक्शंस लेने होंगे ताकि ये प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो सके। दोस्तों, ये एक प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए कई सारी एक्टिविटीज लगेगी। सेट करने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, उसको कंपेयर करके डेविएशंस निकालना, ये मैन्युअली काफी हेक्टिक जॉब है। क्या होगा, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो हमें हेल्प करे, हम वहीं पे ये सारा का सारा एस्टिमेशंस, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजीज वहां पे फीड कर दे और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को सॉफ्टवेयर में ही डाल दे और फिर वो कंपेयर करके हमको रिपोर्ट दे कि आर वी इन पॉजिटिव सिचुएशन और नेगेटिव। दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर हमें ऐसे फीचर्स देते हैं ईआरपी में, उससे ही तो हम कहते हैं project systems module. So basically this is an integrated project management tool used for planning and managing projects and portfolio management. It has several tools that enable project management process such as cost and planning, budget, scheduling, requisitioning of materials and services, execution until the project completion. Project system is closely integrated with other ERP modules like logistics, material management, sales and distribution, plant maintenance and production planning module, etc. Before a project is initiated, it is required that project goal is clearly defined and the activities be structured. मतलब प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें क्या अचीव करना है, उसका प्लानिंग पहले से वेल डिफाइंड होना चाहिए। The project manager has a task to ensure that these projects are executed within budget and time to ensure that resources are allocated to the project as per the requirement. तो बेसिकली कौन से स्टेप्स आएंगे? सबसे पहले क्रिएट टेम्पलेट्स, देन क्रिएट प्रोजेक्ट इन project management modules. After that, go for project planning, then budgeting and release, then project implementation, and the last phase is project completion. तो क्रिएशन से लेके कंप्लीशन तक का हर एक ट्रैक रिकॉर्ड हमारा ये मॉड्यूल रखता है। नेक्स्ट इज सप्लाई चेन मॉड्यूल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सप्लाई चेन क्या होता है और क्यों हमें सप्लाई चेन को मैनेज करना पड़ सकता है। बेसिकली अगर हम बात करें सप्लाई चेन की, तो इट स्टार्ट्स विद द कस्टमर एंड इट एंड्स विद द कस्टमर। मतलब देखिए, मान लीजिए कोई वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहां पे कस्टमर ने ऑर्डर दिया कि भाई मुझे 5000 लैपटॉप्स चाहिए। अब जो भी हमारा मार्केटिंग मैनेजर होगा वो अपने प्रोडक्शन मैनेजर को कहेगा कि भाई देखो, क्या हमारे पास 5000 लैपटॉप्स रेडीमेड अवेलेबल है हमारे वेयरहाउस में? अगर वेयरहाउस में अवेलेबल है तो मार्केटिंग मैनेजर डायरेक्टली कस्टमर को दे देगा, लेकिन अगर नहीं है तो क्या होगा? तो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर को कहेगा दैट स्टार्ट टू प्रोड्यूस 5000 लैपटॉप्स। अब लैपटॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर को चाहिए रॉ मटेरियल्स। अब वो गोडाउन में देखेगा क्या उसके पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो कहेगा परचेस मैनेजर को कि भाई रॉ मटेरियल को परचेस करने की जरूरत है। परचेस मैनेजर देख के ये बताएगा कि भाई कितना रॉ मटेरियल हमको खरीदने की जरूरत है, कितने कंपोनेंट्स ऑफ द लैपटॉप्स हमें बाय करने की जरूरत है, और उसके बेस पे वो वेंडर को ऑर्डर देगा कि भाई इतने कंपोनेंट्स लैपटॉप बनाने के लिए हमें चाहिए, हो सके उतना जल्दी भेज दो। अब जो सप्लायर होगा वो ऑर्डर के बेस पे वो सारे के सारे कंपोनेंट्स इकट्ठा करके कंपनी को भेजेगा। कंपनी में जैसे ही वो सारे कंपोनेंट्स आएंगे, एक क्वालिटी एश्योरेंस टीम उन सारे के सारे कंपोनेंट्स को सैंपलिंग करके उनकी क्वालिटी चेक करेगी, और क्वालिटी के हिसाब से वो सही निकला, ऑर्डर के हिसाब से वो सही निकला, तो वो कंपोनेंट गोडाउन में अनलोड हो गए। जैसे गोडाउन में अनलोड हुए, यहाँ पे जो गोडाउन कीपर होगा वो एक नोटिफिकेशन देगा अपने प्रोडक्शन मैनेजर को कि भाई गुड्स सही तरीके से आ चुके हैं। प्रोडक्शन मैनेजर देन गोडाउन कीपर को कहेगा देन रिलीज दिस मच गुड्स टू दी असेंबली यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। गोडाउन कीपर वो सारे का सारा रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स वहां पे भिजवाएगा। वहां पे लैपटॉप्स का मैन्युफैक्चरिंग होगा। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उसको अच्छी तरीके से पैक किया जाएगा। पैक करने के बाद उसको भेज दिया जाएगा वेयर हाउस में।
वेयर हाउस में आने के बाद मार्केटिंग मैनेजर उन सारे के सारे लैपटॉप्स को लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के जरिए, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए कस्टमर तक पहुंचाएगा। उसके साथ इनवॉइस होगा, जैसे कस्टमर्स को अप्रूव करता है वो पैसा पे करेगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये देखा कि कस्टमर का एक ऑर्डर, लेकिन उस ऑर्डर के पीछे कई सारी कड़ियां, एक एंटायर चेन जुड़ी हुई है। दोस्तों इसी चेन को हम सप्लाई चेन कहते हैं। ये शुरू हुआ था कस्टमर से एंड ये एंड होगा कस्टमर से। हम अगर बात करें तो यहाँ पे कस्टमर एक चेन का लिंक है, सप्लायर एक लिंक है, गोडाउन कीपर लिंक है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम ये उसका एक लिंक है, यहाँ तक कि प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, वो सारे लेबर्स, ये सभी के सभी लोग इस सप्लाई चेन के पार्ट्स हैं। मान लीजिए इस एंटायर चेन में अगर एक भी लिंक ने डिले किया, अगर सप्लायर ने अपने गुड्स को 15 डेज से डिले किया, तो दोस्तों ये डिले आगे वाली चेन को भी अफेक्ट करता है। मतलब अगर रॉ मटेरियल लेट हुआ तो प्रोडक्शन भी लेट हो सकता है। तो दोस्तों इस एंटायर सप्लाई चेन को मैनेज करना बेहद जरूरी है। टाइम टू टाइम देखना होगा कि क्या रॉ मटेरियल सही टाइम पे ऑर्डर किया गया है या नहीं। अगर ऑर्डर किया है तो सप्लायर ने सही टाइम पे उसको पहुंचाया नहीं पहुंचाया, क्या सही टाइम पे रॉ मटेरियल मशीन पे गया, क्या मशीन पे सही टाइम पे उसको मैन्युफैक्चर किया गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों इन सभी चीज को देखना, उससे ही तो हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सोचिए कोई हमें यह कहे कि ये सारी की सारी चीजों का ध्यान हमें मैन्युअली करना है तो ये काफी हैक्टिक हो जाएगा। इट्स बेटर हम एक सॉफ्टवेयर को लेंगे। सॉफ्टवेयर ऐसा हम लेंगे जहां पे हमारे फैक्ट्री के अंदर, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जितने भी इंटरनल लोग हैं उन सभी को आईडीएन पासवर्ड दिए जाएंगे। मतलब गोडाउन कीपर का आईडीएन पासवर्ड होगा, क्वालिटी टीम का आईडीएन पासवर्ड होगा, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, अरे भैया यहां तक कि लॉजिस्टिक मैनेजर का भी एक आईडीएन पासवर्ड होगा। यहां पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए कोई एक दूसरे के पास नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही गुड्स गोडाउन में लोड हुए, अनलोड हुए, तुरंत गोडाउन कीपर अपने आईडीएन पासवर्ड से सिस्टम में एंट्री करेगा कि इतना गोडाउन आ चुका है। परचेस मैनेजर जैसे उसको अप्रूव करेगा, रॉ मटेरियल गोडाउन में दिखेगा। अब यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर अपने आईडीएन पासवर्ड से लॉगिन करके गोडाउन पे क्लिक करेगा और वहां पे उसको पता चलेगा कि अभी अभी नया गुड्स लोड हुआ है और अपने ही सिस्टम से वो गोडाउन कीपर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई इतनी क्वांटिटी तुम रिलीज कर दो। तो दोस्तों देखा, इस तरीके से हर एक मूवमेंट को हम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसे ही हम कहते हैं सप्लाई चेन मॉड्यूल। सो बेसिकली अ सप्लाई चेन इज अ नेटवर्क ऑफ ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस बिजनेस एंटिटीज collectively responsible for procurement, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज। देखिए प्रोक्योरमेंट मतलब रॉ मटेरियल फैक्ट्री में लाना, मैन्युफैक्चरिंग उसको प्रोसेस करवाना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बने हुए गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाना। So such distribution activities associated with one or more families of related products. This module provides extensive functionality for logistics, manufacturing, planning and analytics. In other words, a supply chain is a network of facilities that procure raw materials, transform them into intermediate goods, and then finished products, and then finally deliver the products to customers through a distribution system or a chain. We can optimize our supply chain for months in advance, streamline processes such as supply network, demand, and material requirement planning, create detailed scheduling, refine production integration, and maximize ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूलिंग। मतलब सप्लाई चेन को मैनेज करके हम किसी भी प्रोडक्शन का काफी एडवांस में सही तरीके से, अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं। The next one is the customer relationship management module, means CRM module। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम बात करें किसी बिजनेस की तो उसका सक्सेस इस बात पर डिपेंडेंट है कि उसके पास कितने कस्टमर्स हैं एंड कैसे कस्टमर्स हैं। हर एक बिजनेस के ये दो प्राइमरी गोल्स होते हैं। सबसे पहला, नए नए कस्टमर्स को अपने बिजनेस के साथ जोड़े रखना, नए नए कस्टमर्स को पाते जाना, उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उसे रिटेन करके रखना।
अब देखिए ये दोनों तरीके की स्ट्रेटेजी, मतलब नए नए कस्टमर को पाना एंड जो एग्जिस्टिंग है उसे अपने बिजनेस के साथ रिलेटेड रखना, कनेक्टेड रखना, उसके लिए एक ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि हमारे कस्टमर्स सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो वो हर स्ट्रेटजी जो हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं दोस्तों, उसे ही हम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इफ आई टॉक अबाउट सम बिग बिजनेसेस, तो कभी कभार ऐसी भी कंपनियां होती है जिसका 40% रेवेन्यू सिर्फ एक ही कस्टमर के पास से आता हो या एक ही क्लाइंट के पास से आता हो। तो दोस्तों ऐसे क्लाइंट्स को दूसरे क्लाइंट से कुछ ज्यादा बेहतर या प्रीमियम ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। दोस्तों कस्टमर को कैटेगरी वाइज डिस्काउंट देना, उनको अलग अलग प्रिविलेजेस देना, ये सब कुछ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आता है। तो ये सीआरएम मॉड्यूल क्या होता है? सीआरएम मॉड्यूल एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा फीचर होता है जो कस्टमर के डेटा को सेव रखता है, उनको कैटेगराइज करता है प्रीमियम, मॉडरेट और लो लेवल के कस्टमर से। वो हमें कई तरीके की डिस्काउंटिंग पॉलिसीज भी सजेस्ट करता है, वो हमें हाई एंड एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है और उस एनालिसिस के बेस पे वो एक पैटर्न्स बनाता है और उन पैटर्न्स को देख के यहाँ पे मैनेजमेंट कुछ डिसीजंस ले सकते हैं कि कैसे कस्टमर को किस तरीके से ट्रीट करना है। सो बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अ सिस्टम which aims at improving the relationship with existing customers, finding new prospective customers and winning back former customers. The system can be brought into effect with software which helps in collecting, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द कस्टमर इंफॉर्मेशन। मतलब वो सॉफ्टवेयर जो हमें हेल्प करता है कस्टमर से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको मैनेज करने के लिए, तो उसी को तो हम कहते हैं दोस्तों यहाँ पे सीआरएम मॉड्यूल। CRM manages the enterprise's relationship with its customers. This includes determining who the high-value customers are and documenting what interactions the customers have had with the enterprise. Only large ERP packages have a CRM module. The CRM module uses the existing ERP tables as the source of its data. This is primarily the contact, customer details, and sales tables. CRM does not exchange transactions with other modules as CRM does not have transactions. Implementing a CRM strategy is advantageous to both small scale and large scale business ventures. मतलब क्या हुआ, सीआरएम अपने आप से कुछ नया डेटा क्रिएट नहीं करता, लेकिन डिफरेंट मॉड्यूल से जो भी कस्टमर का डेटा आया है उसको एनालाइज करके कई तरीके के एनालिटिकल डिटेल्स एंड रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है, पैटर्न्स प्रिपेयर करता है, जिसको स्टडी करके ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर ओरिएंटेड डिसीजंस लेते हैं। Now let's understand some key benefits of a CRM module. The first one is improved customer relations. अगर हमारे पास कस्टमर का सही तरीके का डेटा है तो हम डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज बना सकते हैं, उनको बेटर प्रीमियम सर्विसेज के बारे में कुछ पॉलिसीज बना सकती हैं, और अगर हमारे कस्टमर इस तरीके से सेटिस्फाइड है तो हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। नेक्स्ट इज इंक्रीज कस्टमर रेवेन्यूज, देन मैक्सिमाइज अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। देखिए अभी दो वर्ड्स है, व्हाट डू मीन बाय अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, उसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए अपसेलिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी कस्टमर की कोई डिमांड है, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर मेरे पास आता है और कहता है कि भाई मुझे लैपटॉप चाहिए क्योंकि मैं लैपटॉप शोरूम वाला हूँ, तो उसने मेरे से डेल का लैपटॉप डिमांड किया, लेकिन मैंने उसको ये कहा कि भाई आपको लैपटॉप चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसने मेरे को कहा कि मुझे इतनी रैम चाहिए, इतना परफॉर्मेंस चाहिए, इतना ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, तो मैंने उसको डेल की जगह पे एप्पल का जो मैकबुक है वो सजेस्ट किया। मतलब मेरे कस्टमर की किसी रिक्वायरमेंट के लिए मैंने उसको हाई प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट सजेस्ट किया और उसको सेल किया, तो ऐसी सेलिंग को हम कहते हैं यहाँ पे अपसेलिंग। तो फिर ये क्रॉस सेलिंग क्या है? देखिए क्रॉस सेलिंग में जब कस्टमर कुछ प्रोडक्ट को बाय करता है तो उस बाइंग के साथ साथ हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स खरीदने के लिए भी सजेस्ट करेंगे। अगर वो बाय करता है तो उसको क्रॉस सेलिंग कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर वो कोई लैपटॉप खरीदता है मेरे से तो मैं उसको कहूंगा कि भाई लैपटॉप को सेव करने के लिए आपको उसका कवर चाहिए, आपको एडिशनल कीबोर्ड माउस चाहिए, आपको उसको क्लीन करने के लिए कुछ पॉलिश चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीजें वो लैपटॉप के साथ अगर खरीदता है कॉम्प्लीमेंट्री तो उसे हम क्रॉस सेलिंग कहेंगे। तो बेसिकली a CRM system allows upselling, which is the practice of giving customers premium products that fall in the same category of their purchase. The strategy also facilitates cross-selling, which is the practice of offering complementary products to the customers based on their previous purchases and requirements.
Next benefit is better internal communication, and the last one is optimize marketing. तो ईआरपी मॉड्यूल्स के बाद अब आइए समझते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ईआरपी मॉड्यूल्स। क्या होता है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन का मतलब कुछ कॉमन पॉइंट्स पे दो मॉड्यूल इकट्ठा होते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं फाइनेंस मॉड्यूल एंड एचआरएम मॉड्यूल, तो ये दोनों कौन से कॉमन पॉइंट पे गेट टुगेदर हो गए? तो दोस्तों वो कॉमन पॉइंट है सैलरी, क्योंकि सैलरी का कंपोनेंट आपको फाइनेंस में भी देखने को मिलेगा, साथ साथ एचआरएम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ईआरएम मॉड्यूल्स। देखिए, जब हम बात करें ईआरपी मॉड्यूल्स की, तो कहीं ना कहीं वो किसी पॉइंट के लिए एक दूसरे से इंटरैक्ट डेफिनेटली करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग मॉड्यूल्स की, तो मार्केटिंग एंड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में कुछ चीजें कॉमन होगी। फॉर एग्जांपल सेल्स, डिस्काउंट, कस्टमर्स का डेटा, इतनी सारी डिटेल्स जो है वो फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग में कॉमन रहने वाली है। मतलब इन सभी पॉइंट्स में ये फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। तो बेसिकली ऐसे जितने भी पॉइंट है जो मल्टीपल मॉड्यूल्स में कॉमन है, तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन पॉइंट्स। सो बेसिकली हमारे सिलेबस में कितने कितने इंटीग्रेशंस दिए गए हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। सो वी हैव मटेरियल मैनेजमेंट इंटीग्रेशन विद फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, देन ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल इंटीग्रेशन विद फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, यहाँ पे कॉमन होगा सैलरी एंड सम अदर थिंग्स, then material management integration with production planning, then material management integration with sales and distribution, material management integration with quality management, and the last one is material management integration with plant and maintenance. तो इतने सारे integrations में से कौन से common points है दो different modules में, वो हमारे मटेरियल में डिटेल में दिया गया है। जस्ट गो थ्रू दैट। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेशन ऑफ ईआरपी मॉड्यूल्स। देखिए, जब हम बात करें ईआरपी मॉड्यूल्स की, तो कहीं ना कहीं वो किसी पॉइंट के लिए एक दूसरे से इंटरैक्ट डेफिनेटली करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग मॉड्यूल्स की, तो मार्केटिंग एंड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में कुछ चीजें कॉमन होगी। फॉर एग्जांपल सेल्स, डिस्काउंट, कस्टमर्स का डेटा, इतनी सारी डिटेल्स जो है वो फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग में कॉमन रहने वाली है। मतलब इन सभी पॉइंट्स में ये फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। तो बेसिकली ऐसे जितने भी पॉइंट है जो मल्टीपल मॉड्यूल्स में कॉमन है, तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन पॉइंट्स। सो बेसिकली हमारे सिलेबस में कितने कितने इंटीग्रेशंस दिए गए हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। सो वी हैव मटेरियल मैनेजमेंट इंटीग्रेशन विद फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, देन ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल इंटीग्रेशन विद फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, यहाँ पे कॉमन होगा सैलरी एंड सम अदर थिंग्स, देन मटेरियल मैनेजमेंट इंटीग्रेशन विद प्रोडक्शन प्लानिंग, then material management integration with sales and distribution, material management integration with quality management, and the last one is material management integration with plant and maintenance. तो इतने सारे integrations में से कौन से common points है दो different modules में, वो हमारे material में डिटेल में दिया गया है। just go through that. Now let's understand the benefits of an ERP system. तो ERP सिस्टम को यूज करने के कितने कितने बेनिफिट्स है। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, देन रिडक्शन ऑफ लीड टाइम। देखिए, लीड टाइम का मतलब क्या होता है? लीड टाइम का मतलब ये होता है कि जब कस्टमर को ऑर्डर देता है, वहां से लेके जब उसको वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, तो वहां पे कितना टाइम लगेगा, जो टाइम है उसको लीड टाइम कहते हैं। अगर हमारे पास ERP सिस्टम है तो लीड टाइम रिड्यूस हो जाता है। देन ऑन टाइम शिपमेंट, after that next is reduction in cycle time. What do we mean by reduction in cycle time? जैसे कोई कस्टमर हमें ऑर्डर देता है, उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए हम हमारे रॉ मटेरियल को मशीन में डालेंगे। जैसे वो यूनिट मशीन में जाता है, वहां से लेके वो प्रोड्यूस हुआ, फिनिश गुड्स बना, पैक हुआ, और जब ये कस्टमर के पास पहुंचता है, उसको डिलीवर हो जाता है, वहां तक के टाइम को साइकिल टाइम कहते हैं। मतलब जब एक्चुअली यूनिट मशीन में जाता है, वहां से लेके एक्चुअली जब ये कस्टमर को डिलीवर होता है, उस जो भी टाइम वहां पे लगा, उसे साइकिल टाइम कहते हैं। एंड ERP हेल्प्स अस टू रिड्यूस दिस साइकिल टाइम। नेक्स्ट इज इंप्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन।
देन बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो ऑब्वियसली यस, अगर कस्टमर को सही टाइम पे क्वालिटेटिव प्रोडक्ट मिलती है तो कस्टमर सेटिस्फाई हो गए होगा। देन इम्प्रूव्ड सप्लाई परफॉर्मेंस, आफ्टर दैट इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, then reduced quality cost, then better analysis and planning capabilities, after that improved information accuracy and decision making capability। जैसे कि हमने पढ़ा कि ERP के जरिए हम रियल टाइम में इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं जिससे डिसीजन लेने में काफी आसानी होती है। द लास्ट इज यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। कैसे? अगर हम बात करें ERP पैकेजेस की तो यहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का ही हम यूज नहीं करते, उसके साथ साथ हम क्लाउड का भी यूज करते हैं, हम क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं, हम मोबाइल कंप्यूटिंग, ओपन सिस्टम जैसे आर्किटेक्चर्स को भी यूज करते हैं। अब सवाल यह है कि ये ओपन सिस्टम क्या हुआ? देखिए बेसिकली हम देखें तो कोई भी सिस्टम एक एनवायरनमेंट के अंदर काम करती है, तो जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ कोरिस्पॉन्डिंगली अगर सिस्टम भी अपने आप में चेंज लाने के लिए कैपेबल है तो ऐसे सिस्टम्स को हम ओपन सिस्टम कहेंगे। देखिए ओपन सिस्टम का ऑपोजिट होता है क्लोज सिस्टम, मतलब वो सिस्टम एनवायरनमेंट में चाहे कितने भी चेंजेस आ जाए लेकिन अगर वो सिस्टम अपने आप में चेंज नहीं ला सकते तो वो क्लोज सिस्टम माने जाएंगे।